प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है सांप और कौवा। गांव के नजदीक पहाड़ियों के पीछे एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर एक कौवे का घोंसला था। उस घोंसले में 4 अंडे थे। अब कौवे को हर समय यह चिंता रहती थी कि कहीं कोई मेरे अंडों को गिरा न दे। अब एक दिन ऐसा ही हुआ। जब कौवा घोंसला छोड़कर कहीं दूर खाने की तलाश में गया था, तो अचानक क्या हुआ, उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था और वह सांप इसी तलाश में था कि कौवा कब घोंसला छोड़कर जाए और वह उसके अंडों को खा जाए। और यही हुआ। जैसे ही कौवा घोंसला छोड़कर गया तो सांप एकदम पेड़ पर चढ़ता हुआ उसके घोंसले तक आ गया और उसके चारों अंडे चट कर गया और फिर से अपने वापस बिल में घुस गया। अब जब शाम हुई तो कौवा घोंसले में वापस आया और उसने देखा, अरे घोंसले से मेरे अंडे कहाँ गए? वह इधर उधर देखने लगा, शायद कहीं नीचे तो नहीं गिर गए। वह नीचे भी देखा, लेकिन उसे अपने अंडे कहीं नजर नहीं आए। फिर उसने पेड़ से नीचे मुंह करके देखा तो उसे बिल से बाहर झांकता हुआ एक सांप दिखा। उसने आवाज लगाकर सांप से पूछा, आपने कहीं मेरे अंडों को देखा है? कहीं वे पेड़ से नीचे तो नहीं गिर गए? अब सांप बहुत ही भोलेपन से बोला, अंडे? और आपके अंडे मैंने तो नहीं देखे। मुझे मालूम नहीं आपके अंडे कहाँ गए। मैं तो अपने बिल में सो रहा था। अब कौवा बेचारा चुप कर गया और पुनः अपने काम पे रोजाना की तरह लग गया, लेकिन उसे बहुत दुख था अपने अंडों को खोने का। अब समय बीतता गया और समय के अनुसार फिर कौवे के घोंसले में 4 अंडे आए, लेकिन पिछली बार की तरह उसे फिर से चिंता थी कि कहीं मेरे अंडों को कोई खतरा तो नहीं। लेकिन इस बार वह अपने घोंसले के इर्द गिर्द ही भोजन की तलाश करता था। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ, कौवा फिर से घोंसला छोड़कर खाने की तलाश में गया और फिर से वही सांप उसे पेड़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ा और घोंसले के नजदीक आ गया। और जैसे ही वह घोंसले के नजदीक आया, कौवे ने अचानक उस सांप को अपने घोंसले के पास देख लिया। वह उड़ता हुआ अपने पेड़ के पास आया और बोला, तुमने मेरे अंडे खाए थे। आज तो मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तुमने ही पिछली बार मेरे अंडे खाए थे। अब सांप बड़े ही गर्व से बोला, हाँ, मैंने तुम्हारे अंडे खाए थे। तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते और यही अंडे मैं दोबारा खा जाऊंगा। और यह कहते ही सांप ने वह 4 अंडे भी चट कर लिए और कौवा बेचारा अपना सा मुंह लेकर उड़ गया और दूसरे पेड़ पर बैठकर बहुत दुखी होने लगा और बोला, सच में मैं इस सांप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं क्या करूं? मैं कौन से पेड़ पर जाकर घोंसला बनाऊं? उस पेड़ के नीचे भी हो सकता है कोई सांप हो। यह सोचकर कौवा बहुत ही दुखी हो गया। अब बेचारा कर भी कुछ नहीं सकता था, लेकिन कौवे ने उस सांप को सबक सिखाने का सोच लिया था। उसने सोचा था, इस सांप को मैं जरूर सबक सिखाऊंगा, क्योंकि इसने मेरे अंडों को मुझसे छीना है। एक दिन कौवा खाने की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। तभी उसकी निगाह नीचे नदी पर पड़ी, जिस नदी में रानी नहा रही थी और उसी नदी के इर्द गिर्द राजमहल के पहरेदार पहरेदारी कर रहे थे।
वह रानी की सुरक्षा के लिए वहीं खड़े थे। उसके सारे गहने एक पत्थर के ऊपर रखे हुए थे और कुछ पहरेदार उस गहनों के पास खड़े थे कि कहीं कोई चोर इन गहनों को चुरा ना ले। अब जब यह सब कौवे ने ऊपर से देखा तो कौवे को एक तरकीब सूझी। उसके मन में तो सांप को सबक सिखाने का पहले से ही था। कौवा उड़ते हुए तेजी से नीचे आया और रानी के हार को लेकर दोबारा से फुर से ऊपर उड़ गया और अपने पेड़ पर वापस आया और उस हार को सांप के बिल में फेंक दिया। अब जब कौवे का पीछा करते करते राजमहल के पहरेदार वहां तक आए तो उन्होंने क्या देखा? अरे, यह हार तो इस बिल में गिर गया है। अब उन्होंने उस बिल को खोदना शुरू किया। जैसे ही उस बिल पर प्रहार किया तो उस बिल से वही सांप बाहर आ गया और उस सांप के गले में वही हार था। अब पहरेदारों ने जब यह सब कुछ देखा तो उन्होंने डंडे से सांप की खूब पिटाई की और सांप को मार डाला और अपने हार को लेकर वापस राजमहल चले गए। और यह सब कुछ बैठकर कौवा पेड़ से देख रहा था और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि आज मेरा बदला पूरा हो गया। देखा बच्चों, जब हम कोई भी कार्य समझदारी से करते हैं तो हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। जिस प्रकार उस कौवे ने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके उस सांप से बदला ले लिया। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है हंस और कौवा। समुंदर के एक टापू पर बहुत सारे बच्चे खेलने आया करते थे और उसी टापू पर एक कौवों का झुंड आता था और जो उन बच्चों के साथ बहुत खेल कूद करके मज़े करता था। जैसे वो बच्चे कौवे के झुंड को दाना डालते और वे कौवे फुर्र से उड़ जाते और आसमान पर उन बच्चों को करतब करके दिखाते। उनमें से एक कौवा बहुत ही तेज था और चालाक भी था। वह सोचता था कि शायद इस झुंड में सबसे समझदार, सबसे तेज और सबसे चतुर मैं ही हूँ। वह उन बच्चों को बहुत सी कलाकारी करके दिखाता और बहुत करतब भी करता। कभी उड़ते उड़ते उल्टा हो जाता, कभी गिरने का बहाना करके फिर से संभल जाता और सभी बच्चे तालियां बजाकर उस कौवे का स्वागत करते और उसका मनोबल और बढ़ाते। इस प्रकार कौवे के अंदर और घमंड पैदा होता चला गया। कौवे को लगता था इन सभी बच्चों को मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, तभी ये लोग मेरा करतब देखना पसंद करते हैं। अब रोज उसी तरह सभी बच्चे इकट्ठे होकर आते और कौवे के झुंड को खाना डालते और फिर फुर्र से सारे कौवे समुद्र के टापू पर उड़ जाते और अलग अलग करतब करके उन बच्चों को दिखाते। रोजाना यही प्रक्रिया चलती रही। एक दिन उस टापू पर कुछ हंसों का झुंड आया। अब जब उन कौवों ने उन हंसों का झुंड देखा तो पहले तो वह कौवे उस सफेद पक्षी को देखकर बहुत हैरान हुए। फिर उन्होंने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो, इतने सफेद रंग के? मैंने तुम्हें पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। तो उनमें से एक हंस ने कहा, हम बहुत दूर के टापू से आए हैं और हम बहुत लंबा सफर करके आए हैं। हमें बहुत दूर देश जाना है, इसलिए हम कुछ पलों के लिए यहाँ पर ठहरेंगे। तो कौवों को लगा क्यों ना इन नए अजूबे पक्षियों को भी हम अपना करतब दिखाएं। अब अगले दिन जब सब बच्चे टापू पर आए, उन्होंने कौवे के झुंड को खाना डाला तो फिर से कौवे वह करतब करके दिखाने लगे और उन्हें लगा कि इन सफ़ेद रंग के पक्षी यानी कि हंसों को हमें देखकर बहुत अच्छा लगेगा। और उनमें से एक कौवा बोला, तुम सभी को यह नहीं पता, मैं सब में से समझदार पक्षी हूँ और सब पक्षियों का राजा हूँ। मुझे सभी पक्षी पसंद करते हैं। फिर हंस ने कहा, इतना घमंड नहीं करते। तो कौवे ने कहा, तो फिर हो जाए रेस। मैं तुम्हारे से ज्यादा देर तक उड़ सकता हूँ आकाश में। शर्त लगाते हो कि कौन तेज
और कौन लगातार आकाश में उड़ सकता है। तो हंस ने कहा, मैं इस तरह की शर्त नहीं लगाता क्योंकि तुम मुझसे हार जाओगे। कौवे को तो और घमंड आ गया। कौवे ने हंस को कहा, नहीं, मैं तुमसे ज्यादा अधिक देर तक आकाश में उड़ सकता हूँ और अधिक करतब दिखा सकता हूँ। तो हंस ने कौवे की बात मान ली और दोनों आकाश में तेज रफ्तार में उड़ गए। लेकिन हंस पहले से ही अपनी रफ्तार पकड़कर अपनी चाल में चलता रहा और कौवा तो फिर से वही करतब, उल्टी सीधे होना और बच्चों को आकाश से गिरते हुए फिर से संभल कर दिखाना, यह सब कुछ जो वह रोजाना करता था, वही सब कुछ हंस के झुंड को दिखाने लगा। और बात तो काफी देर आकाश में उड़ने की थी। अब जब यह सब कुछ करतब करते करते कौवा थक गया तो वह हड़बड़ाने लगा और उसे लगा कि अरे, ये आकाश तो खत्म ही नहीं हो रहा, अरे यह सागर तो खत्म ही नहीं हो रहा और मुझे कहीं ठहरने के लिए कोई टापू भी नहीं दिख रहा, ना ही कोई चट्टान। लगता है मैं तो आकाश से गिरकर नीचे समुद्र के अंदर गिर जाऊंगा। और वह उड़ते उड़ते लड़खड़ाने लगा और अब वह काफी दूर आ चुका था। अब ना तो वह वापस जा सकता था और ना ही किसी टापू पर सहारा लेकर रुक सकता था। और एकदम अचानक क्या हुआ, कौवा तो लड़खड़ाते हुए आकाश से नीचे गिरने लगा और फिर हंस ने, जो अपनी धीमी रफ्तार में और काफी देर तक उड़ने वाले हंस ने उसे संभाल लिया और अपनी पीठ पर बिठाकर उसको आराम से नीचे ले आया। और जब कौवा अपने झुंड के पास वापस आया तो बहुत शर्मिंदा था। वह हंसों के झुंड के आगे सिर नीचे करके शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि मुझे आप लोगों से ऐसी शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। मुझे नहीं मालूम था कि हंस बहुत तेज, ऊंचा और बहुत देर तक उड़ सकता है। देखा बच्चों, हमें कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अधिक घमंड कर लेते हैं तो हमारा सिर अक्सरा नीचा ही होता है, जिस प्रकार इस कौवे का हुआ। क्योंकि कौवे को लगता था कि शायद मेरे से ऊंचा और मुझसे अधिक करतब करके कोई नहीं दिखा सकता, लेकिन हंसों ने उसका घमंड तोड़ दिया। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम फिर से आपके लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है बूढ़े हंस की सलाह। शहर के नजदीक एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस घने जंगल में एक बहुत ही ऊंचा और विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे हंस रहा करते थे और उन्हीं हंसों में एक बूढ़ा हंस भी था। सभी हंस उनको बूढ़े दादा कहकर पुकारा करते थे। सुबह होते ही वे सभी हंस अपने भोजन की तलाश में दूर दूर उड़ जाया करते थे और फिर शाम होते ही वह सभी हंस अपने घर यानी कि पेड़ पर लौट आते थे। और बहुत ही अच्छा लगता था उनको अपना पेड़, बहुत ही मजेदार घर था उनका वह। एक दिन क्या हुआ, बूढ़ा हंस पेड़ के नजदीक बैठा हुआ था। अचानक उसकी निगाह एक लता पर पड़ी। उसने देखा यह एक छोटी सी लता पेड़ के साथ ऊपर की तरफ जा रही है। उसने बड़ी हैरानी से उस लता की तरफ देखा। उसको लगा कहीं ये छोटा सा खतरा हमारे लिए बड़ा खतरा ना बन जाए, मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। उसने उस लता को तोड़ने की कोशिश की। उसको लगा मैं इसे उखाड़कर अपना खतरा खत्म कर दूंगा, लेकिन बेचारा बूढ़ा हंस था, उससे वह लता नहीं टूटी। उसने काफी जोर लगाया, लेकिन उससे वह लता नहीं टूटी। फिर उसने क्या किया, पेड़ पर बैठे हुए सभी हंसों को पुकारा, जोर से आवाज लगाई। सभी हंस उस बूढ़े दादा की आवाज सुनकर नीचे उतर आए। हाँ जी बूढ़े दादा, आपने हम सबको बुलाया? तो बूढ़े हंस दादा बोले, हाँ हंसों, देखो ये छोटी सी लता हमारे वृक्ष की ओर जा रही है। कहीं यह छोटा सा खतरा हम सबके लिए बड़ा खतरा ना बन जाए। सभी हंसों ने कहा, क्या दादा, ये
छोटी सी लता और हमारे लिए खतरा? ऐसा नहीं हो सकता। आप छोड़ दो इसे, भूल जाओ दादा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी ने उस बूढ़े हंस का बहुत मजाक उड़ाया और कुछ ने तो ये कहा, दादा आपकी उम्र हो गई है, कुछ मालूम भी है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, इतनी प्यारी सी लता हमारा क्या बिगाड़ेगी। लेकिन उन्हीं हंसों में से एक उस बूढ़े हंस का सलाहकार था। उसने बोला, शायद दादा आप बात सही कह रहे हैं, हो सकता है ये लता हमारे लिए हानिकारक हो, हमें कुछ सोचना चाहिए। लेकिन बाकी सभी हंसों ने जब उस हंस का मजाक उड़ाया तो वह हंस भी चुप सा हो गया। बस रोजाना की तरह समय बीतता चला गया और हंस वैसे ही सुबह जाते और रोज लौट आते शाम को। लेकिन वह खतरा बढ़ता चला गया। उन्हें नहीं मालूम था कि यह खतरा पल पल बढ़ रहा है। लेकिन उस बूढ़े हंस की नज़र रोज उस लता पर जाती और वह उसे पल पल बड़े होते देखता। उसे लगता कि ये पल पल खतरा बढ़ता हुआ हम सभी की ओर बढ़ रहा है। एक दिन सभी हंस पेड़ के नज़दीक बैठे थे और वह बूढ़ा हंस भी साथ ही था। उन्होंने उस लता को दिखाते हुए बोला, देखो हंस दादा, कितनी प्यारी लता है ये, कैसे चारों ओर हमारे वृक्ष की ओर घूमती जा रही है। आप कहते थे इसे खतरा, ये लेकिन हमारे पेड़ की सुंदरता है। देखो दादा, यही इसी से ही हमारा पेड़ सुंदर लग रहा है। और सभी ने उस बूढ़े हंस का मजाक उड़ाया। लेकिन उस हंस ने उन्हें फिर समझाया, नहीं बच्चों, शायद तुम्हें ये खतरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं बहुत दूर की सोचता हूँ। शायद मुझे तजुर्बा है इन चीज़ों का, तुम मेरी बात को मानो। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए छोटा नहीं, बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन हर बार की तरह सभी ने हंस का मजाक उड़ाया। और फिर एक दिन क्या हुआ, सभी हंस रोज की तरह सुबह भोजन की तलाश में निकले और जब दोपहर हुई तो एक शिकारी आया जंगल में। उसने देखा, वाह क्या विशाल वृक्ष है, इस पर तो बहुत सारे हंस बैठते हैं। अच्छा हुआ इन्हें मैंने पहले देख लिया था, अब मैं इन सबको उठा कर ले जाऊंगा, सबको अपने जाल में फंसा लूंगा। वह शिकारी बैठकर यह योजना बना रहा था कि मैं इन सभी हंस को उठाकर ले जाऊंगा और सबको बहुत अच्छे दामों में बेचूंगा। और यही सोच सोच के उस शिकारी ने एक जाल बिछाया और सोचा कि कहीं हंस वापस ना लौट आए, इससे पहले मैं जाल बिछा दूं। और उसी लता का सहारा लेकर वह शिकारी उस पेड़ पर धीरे धीरे चढ़ा और बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सरलता से उसने वह जाल को पेड़ पर बिछा दिया। बहुत चतुराई से किया यह काम उसने। और फिर क्या था, शाम जैसे ही हुई और वह सभी हंस अपने घर को लौट आए। उसी तरह रोजाना की तरह सभी हंसते खेलते कूदते अपने घर यानी कि उस विशाल वृक्ष पर वापस लौट आए। अचानक क्या हुआ, जैसे ही हंस एक एक करके पेड़ पर उतरने लगे तो उन्हें लगा कहीं हमारे पैरों में कुछ फंस सा रहा है, कुछ चुभन हो रही है। जब उन्होंने बाकी हंसों को देखा तो यही चीज उन सबके साथ, ये क्या था? अरे हम सबके पैर तो जाल में फंस गए, ये क्या? तब तक वो बूढ़ा हंस जाल में नहीं फंसा था, वह तो अभी बूढ़ा होने के कारण बहुत धीमी रफ्तार से पीछे आ रहा था। अचानक जब उस बूढ़े हंस ने सबको ऐसे उलझा हुआ सा देखा, वह पेड़ से दूर होके बैठ गया। उसने देखा, ये क्या हुआ, सभी हंस ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं दूर बैठकर देखूं तो सही, ये क्या हुआ सबके साथ? अरे बाप रे, ये सभी हंस तो जाल में फंस गए। उसने नजदीक आके देखा, आप तो सभी जाल में फंस गए। और क्या था, सभी हंस उस जाल के अंदर एक एक करके फंस गए और सभी चिल्लाने लगे, हंस दादा हमें बचाओ, हम सारे फंस चुके हैं इस जाल में। आप सही कहते थे दादा, ये लता हमें एक दिन संकट तक पहुंचाएगी। आप हमें बचाओ दादा, किसी तरह से बचाओ, हम आपकी हर बात मानेंगे दादा। हमने ये क्या किया, आपकी बात ना मानकर आज हम सभी फंस गए। देखो दादा, ये हमने क्या कर दिया।
खुद ही मुसीबत अपने सिर पर ले ली दादा, आप हमें बचाइए। अब क्या था, बेचारा बूढ़ा हंस क्या ना करता। बेचारा सोच में पड़ गया कि मैं अब सभी हंसों को किस तरह बचाऊं। ये सभी मेरे बच्चे हैं और मुझे इन्हें बचाना चाहिए। किस काम आएगा मेरा ये तजुर्बा। यही सोचकर उस बूढ़े हंस ने कुछ योजना बनाई। उसने कहा, तुम सब चुप करके बैठ जाओ और मुझे कुछ सोचने दो, कोई योजना बनाने दो और शांत हो जाओ, और बाकी सभी को मत जताओ कि हम फंस चुके हैं। आप सब चुपचाप बैठ जाओ। और सब डर गए और चुपचाप बैठ गए। अब दादा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बस हमें इस जाल से निकाल दो दादा, बस हम आपकी हर बात मानेंगे। ठीक है, लेकिन आप सब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। बोलिए बाबा, बोलिए हंस दादा। देखो, अभी रात हो रही है और सुबह होते ही वह शिकारी आएगा और तुम सबको उठाकर ले जाएगा। इससे पहले तुम्हें क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हें चुपचाप शांत अवस्था में, जैसे कि तुम मर चुके हो, इस अवस्था में पड़े रहना और बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं, जिस तरह शिकारी को लगे कि तुम मर चुके हो। ऐसा क्या होगा दादा? मेरी बात को सुनो और वही करो जो मैं कह रहा हूँ, तभी तुम सब बच पाओगे, वरना तुम सबको शिकारी उठाकर ले जाएगा। ठीक है दादा, हम सब यही करेंगे दादा। और फिर अगला दिन हुआ। जैसे ही सूरज उगा, फिर वही रौनक जंगल में लौट आई। लेकिन उस पेड़ के लिए वह रौनक रोजाना की तरह नहीं थी। सब चुपचाप पड़े थे, बिना कुछ खाए पिए। वह सब बस एकटक ही देखे जा रहे थे। अचानक पेड़ों के पीछे से कुछ सरसराहट हुई और फिर उस बूढ़े हंस ने उन सबको इशारा किया कि देखो, वह शिकारी आ रहा है और तुम सब चुपचाप पड़े रहो और जिस तरह मैंने तुम्हें समझाया है वही करना, ठीक है? और जैसे ही शिकारी आएगा, तुम सब मृत अवस्था में पड़े रहना। जैसे ही उसे लगेगा तुम सब मर चुके हो और तुम उसके किसी काम के नहीं हो, तो वह तुम्हें एक एक करके जाल से बाहर फेंक देगा। और तुम्हें क्या करना है, सुनो, और तुम्हें नीचे गिरने के बाद भी हिलना नहीं है, मृत पड़े रहना। और जब तक वह आखिरी हंस को बाहर नहीं फेंकता, तब तक तुम्हें इसी तरह पड़े रहना है। और जैसे ही वह आखिरी हंस को बाहर फेंकेगा, तुम्हें सबको एक साथ उड़कर भाग जाना है। और मैं तुम्हें इशारा करूंगा और तुम मेरे इशारे की, मेरी आवाज़ सुनते ही उड़ जाना। ठीक है, समझ गए सब? ठीक है हंस दादा, हम सब यही करेंगे। और सभी ने बड़े ध्यान से हंस दादा की आवाज़ सुनी, उस बूढ़े हंस की इस सलाह को माना। फिर क्या था, शिकारी धीरे धीरे वृक्ष की ओर आने लगा। जैसे ही वह पेड़ की तरफ आया, उसने क्या देखा? वाह, आज तो सारे हंस मेरे जाल में फंस गए। आज तो मैं माला माल हो जाऊंगा, एक एक हंस की कीमत लगाऊंगा, सारे जाकर बाजार में बेच डालूंगा। आज तो मैं बस मालो माल हो गया। अब शिकारी यह सब सोच रहा था और पेड़ पर धीरे धीरे चढ़ रहा था कि मुझे सभी हंसों को आज लेकर जाना है और बाजार में बेचना है। फिर क्या था, वह उसी लता के सहारे पेड़ पर फिर से चढ़ा। उसने सभी हंसों को देखा। अरे ये क्या, सभी हंस तो मर गए, ऐसे कैसे हुआ? लगता है रात को सबका दम घुट गया और सभी मृत हो गए। ये कैसे हो गया? ये तो मेरे सारे करे कराए पर पानी फिर गया। अब मैं क्या करूं? अब ये मेरे किस काम के? ये मरे हुए हंसों का मुझे क्या मिलेगा? अब तो सबको एक एक करके बाहर फेंकूं और अपना जाल कहीं और जाके बिछाता हूं। फिर क्या था, फिर शिकारी ने एक एक करके हंसों को बाहर फेंकना शुरू कर दिया और सभी यही चाहते थे। बूढ़ा हंस चुपचाप दूसरे वृक्ष पर बैठ के सबको देख रहा था और वह भी यही चाहता था जो हो रहा था। फिर शिकारी ने एक एक करके सभी हंसों को बाहर फेंकना शुरू किया। जब सारे हंस उसने बाहर फेंक दिए, आखिर में एक हंस बचा।
उसने सोचा इसे भी बाहर फेंक दूं। जैसे ही उसने बाहर उस हंस को फेंका, तभी उस बूढ़े हंस दादा ने वहां से अपनी आवाज लगाई, उड़ जाओ सब, एक साथ उड़ जाओ। तब क्या था, पलक झपकते ही सभी हंसों ने एक उड़ान भरी और सब उड़ गए। वह शिकारी अचानक हैरान हो गया, अरे ये क्या हुआ, सभी हंस उड़ गए? ये क्या था? ये तो सब जीवित थे, ये कहाँ मरे थे? ये तो सब जिंदा थे। और बूढ़े हंस की सलाह मानकर आज सभी हंस बच गए। देखा बच्चों, आज जब बड़े हमें समझाते हैं तब हम उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बड़ों की सलाह ही आज हमारे काम आई। तो हमें भी सभी बड़ों की सलाह माननी चाहिए और यही हमारे लिए फायदेमंद। प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है बगुला और काला चीता। एक जंगल में एक काला चीता और बगुला रहते थे। बगुला एक तालाब में अपना जीवन यापन कर रहा था। उसके कुछ बच्चे भी थे, परंतु एक काला चीता उसके बच्चों को आता और लेकर चला जाता और उनको खा जाता। अब बगुले उस काले चीते से बहुत परेशान थे। सारे बगुले के बच्चों को ये काला चीता खाता चला जा रहा था। अब सभी बगुलों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने अपने सरदार से उस मीटिंग में कहा, काफी समय से यह काला चीता हमारे बच्चों को उठाकर ले जाता है और सभी को खा जाता है। यह हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें इस काले चीते को भगाने का या मारने का कोई समाधान ढूंढना चाहिए। कुछ बगुले तो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, वह काला चीता तो बहुत ताकतवर है और हम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं। तभी उनका सरदार कहता है, तुम अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो? तभी उनका सरदार उन्हें कहता है, सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है कि हमें अपने आप को कमजोर समझना। अगर हम सब मिलकर एक हो जाएं, तो हम उस काले चीते का सामना कर सकते हैं। अब सभी बगुले मिलकर एक योजना बनाते हैं और उनका सरदार उन्हें उस योजना के बारे में समझाता है। वह कहता है, काला चीता कभी अपने शिकार को खाता नहीं है, बल्कि उसे पेड़ के ऊपर छिपा देता है ताकि वो बाद में आराम से बैठकर उस शिकार को खा सके। तभी सरदार कहता है, मैं सोच रहा हूँ हम सब उड़कर उसके शिकार को नीचे गिरा देंगे और नीचे खड़े लक्कड़बग्गे उसे झपट लेंगे और काला चीता बेचारा भूख से ही मर जाएगा। अब सभी बगुलों को अपने सरदार की यह योजना बहुत पसंद आई। अगले दिन काला चीता शिकार करके वापस आया और अपना भोजन पेड़ पर रखकर चला गया। बगुलों ने वह भोजन पेड़ पर जाकर गिरा दिया और सारा का सारा उसका शिकार लक्कड़बग्गे खा गए। अब यही बात 2-3 दिन लगातार चली। काला चीता अपना शिकार लेकर आता और बगुले उसको पेड़ से नीचे गिरा देते और लक्कड़बग्गे सारा का सारा उसका शिकार चट कर जाते। अब काला चीता भूख की वजह से कमजोर पड़ने लगा। उसने लक्कड़बग्गों को अपना भोजन खाते देखा, परंतु वह कमजोर हो गया था। वे अपना खाना उनसे छुड़वा भी नहीं सकता था, क्योंकि वह शरीर से बहुत कमजोर पड़ गया था। फिर भी उसने एक लक्कड़बग्गे को पकड़ लिया और उससे पूछा, यह बताओ, मुझे मेरा खाना तुम्हें कौन देता है? डर की वजह से लक्कड़बग्गे ने सारी बात उगल दी। यह बात पता लगाते ही चीता बगुलों के पास गया और उन्हें चेतावनी दी। बोला, अगर तुमने यह सब कुछ अगली बार किया तो यह सब कुछ तुम्हारे लोगों के लिए ठीक नहीं रहेगा।
अब उस चेतावनी का बगुलों पर कोई असर नहीं पड़ा। वह फिर से वही काम करते, रोज उसका भोजन गिरा देते। अब बेचारा चीता रोज भूखा ही रह जाता और भूख से चीता कमजोर पड़ने लग गया था। चीते ने ये सारी बात जाकर अपने राजा शेर को बताई। अब शेर ने जब ये सारी कहानी सुनी तो वह बगुलों के पास गया और उनसे बोला कि तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर चीता खाएगा नहीं तो बेचारा मर जाएगा और कमजोर पड़ जाएगा। तो बगुलों के सरदार ने शेर से कहा कि यह चीता तालाब से हमारे सभी बच्चों को खा जाता है। हमारे बच्चे डर के मारे तालाब से बाहर खेलने भी नहीं आते। अब बगुले की सारी बात सुनकर शेर आग बबूला हो गया और वह बोलता है, शिकार करना चीते का स्वभाव है। अब बगुलों का सरदार बोला कि भूखे रहना भी तुम अपना स्वभाव बना लो, हम तुम्हें तुम्हारा भोजन नहीं करने देंगे। अब चीते को बहुत गुस्सा आया और वह अचानक से बगुलों पर झपट पड़ा। अब शेर ने बीच बचाव करके चीते को पीछे हटाया और उसे पीछे ले जाकर कुछ समझाया और बोला कि तुम बगुलों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, तुम्हें बगुलों से दोस्ती ही करनी पड़ेगी। अगर तुम इनके बच्चों को नहीं खाओगे तो ये बगुले तुम्हारा भोजन भी नष्ट नहीं होने देंगे। तुम्हें इन बगुलों से दोस्ती ही करनी पड़ेगी और इसी से ही तुम दोनों खुश रह सकते हो। अब चीते को यह बात कुछ समझ में आई और इसके अलावा तो उसके हाथ में कुछ और था भी नहीं और वह अपने राजा शेर की बात मान गया। उस दिन के बाद काले चीते ने बगुलों को परेशान करना छोड़ दिया। देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी भी मुसीबत का सामना मिलकर करते हैं तो वह मुसीबत ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती और मिलकर काम करने से ही कार्य में मजबूती आती है और हम सबको भी हर कार्य, हर मुसीबत में एक साथ मिलकर चलना चाहिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम फिर से आप सब के लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है सोच बदलो दुनिया बदलेगी। शहर के नजदीक एक चंपक वन था। उस चंपक वन में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर एक पीकू नाम का कौवा रहता था। पीकू बहुत ही खुशमिजाज था। हर वक्त मस्त मौला अपनी मस्ती में बहुत खुश रहता था और सबको खुश रखता था। पीकू अपनी जिंदगी में बहुत मस्त मौला पक्षी था। एक बार पीकू ने पेड़ पर बैठे-बैठे पानी में एक हंस को देखा। देखते ही दंग रह गया। कितना प्यारा पक्षी है, यह इतना सफेद, मैंने तो उसे पहले कभी नहीं देखा। कितना सुंदर है यह पक्षी, अपनी जिंदगी में ये कितना खुश रहता होगा क्योंकि यह बहुत खूबसूरत है। मन ही मन सोचता है कि इसके पास चलता हूँ और इससे पूछता हूँ कि क्या यह बहुत खुश है, मुझसे भी ज्यादा खुश है। अब पीकू कौवा उस हंस के पास गया और हंस से बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? अब हंस बोला, मेरा नाम सौम्य है और सब मुझे सौम्य हंस कहते हैं। अब हंस की बात सुनकर कौवा बोला, अच्छा तो तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। अब हंस बोला, यह खूबसूरती मेरे खुशी का कारण नहीं है। जब मैंने अपने से ज्यादा खूबसूरत पक्षी को देखा तो मेरी खुशी खत्म हो गई। मुझसे ज्यादा खूबसूरत और खुश प्राणी तो तोता है क्योंकि तुम में और मुझ में केवल
रंग का फर्क है। तुम काले रंग के हो और मैं सफेद रंग का। लेकिन तोते जैसे पक्षी में तो दो दो रंग हैं। वह चटकदार हरा और उसके गले में लाल रंग की माला भी है। वह इन रंगों से कितना खूबसूरत लगता है। मुझसे ज्यादा खुश तो वह पक्षी है। अब पीकू कुछ सोचने लगा और फिर उसने तोते के पास जाने के लिए सोचा और फिर से उड़ा और सीधा जाकर तोते के पास गया और बोला, तुम तो बहुत खूबसूरत पक्षी हो। तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे। तो तोता बोला, मैं खूबसूरत नहीं हूं। मैं कहाँ खूबसूरत हूं? मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो मोर है। शायद वह अपनी जिंदगी में मुझसे ज्यादा खुश होगा। मैं खूबसूरत नहीं हूं। मुझ में तो सिर्फ दो ही रंग हैं, एक लाल और एक हरा। लेकिन मोर में बहुत सारे रंग हैं। जब से मैंने मोर को देखा तब से मुझे अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती। मुझे तो मोर ज्यादा खुश लगता है क्योंकि वह बहुत खूबसूरत पक्षी है। अब पीकू थोड़ा सा मायूस हो गया और फिर वह उड़ान भर के मोर के पास गया और मोर से बोला, तुम तो बहुत खूबसूरत पक्षी हो। तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे और बहुत संतुष्ट भी होगे। अब मोर बेचारा बड़ी मायूसियत से बोला, मैं और अपनी जिंदगी में खुश नहीं। मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे यहाँ पर कैद किया हुआ है और मुझे चिड़ियाघर में रखा जाता है। सबसे ज्यादा खूबसूरत तो तुम हो क्योंकि तुम पूरे आकाश में उड़ते हो, अपनी मर्जी से पेड़ पर जाते हो, अपनी मर्जी से उड़ते हो। लेकिन मैं यहाँ पर कैद हूँ। मैं खूबसूरत नहीं हो सकता। खूबसूरत वह है जो आज़ाद है। अब पीकू चुपचाप अपने पेड़ पर वापस आ गया और सोचने लगा कि मोर ठीक कह रहा था। खूबसूरती रंगों से नहीं, खूबसूरती आज़ादी से है। मैं अपने पेड़ पर आज़ाद हूँ। मुझे किसी की चिंता नहीं है। लेकिन इन सब को उस चीज़ की चिंता है कि वह लोग कैद हैं। यह सब पक्षी अपनी आज़ादी से कहीं घूम फिर नहीं सकते, लेकिन मैं मस्त मौला अपने पेड़ पर घूम सकता हूँ, उड़ सकता हूँ। तो इन सब से ज्यादा खूबसूरत तो मैं हुआ क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। देखा बच्चों, जब हम अपनी सोच को सही दिशा में लेकर जाते हैं तो हम अपने अंदर की खूबसूरती को जान पाते हैं। जिस प्रकार पीकू कौवा आज ये जान पाया कि उसकी खूबसूरती उसके रंग से नहीं, उसकी आज़ादी से है। इसलिए बच्चों, अपनी सोच बदलो और आपकी दुनिया बदल जाएगी। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है कुरूप बतख। सर्दी की हल्की हल्की धूप निकल रही थी। चारों ओर फैले हुए गेहूं के खेत सुनहरे रंग के दिखाई दे रहे थे। एक खेत के पास हरी भरी घास में एक छोटा सा सुंदर घर था। घर के पास एक छोटा सा झरना बह रहा था। झरने के पास उगी हुई घास में एक बतख ने अंडे दिए थे।
थोड़े दिन बाद उन अंडों में से छोटे छोटे 4 बच्चे निकले। इन्हें देखकर बतख बहुत खुश हुई। उसी समय बतख ने एक बड़ा अंडा देखा। उसने उस अंडे को सेया नहीं था, इसलिए उसने इसे सेना शुरू किया। उसमें से एक बच्चा निकला। बच्चे को देखते ही उसने कहा, यह मेरा बच्चा नहीं है। मेरा बच्चा इतना क्रूप और इतना मोटा नहीं हो सकता। यह तो किसी और पक्षी का बच्चा लगता है। यह तो किसी हंस का बच्चा लगता है। फिर भी बतख ने अपने बच्चों के साथ उसका भी पालन पोषण करने लगी। बतख के दूसरे बच्चे उससे बहुत चिढ़ते थे। दूसरे जानवर भी उसे क्रूप बच्चे का मजाक उड़ाते, लेकिन बतख तो एक माँ थी। उसे यह देखकर बहुत दुख होता। वह कहती, मेरा एक बच्चा भले ही क्रूप हो, लेकिन उसका स्वभाव कितना अच्छा है। उसे अभी से कितना अच्छा तैरना आता है। क्रूप बच्चा सोचता, दूसरे प्राणी मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन इसमें शर्माना क्या। मुझे कोई भी चाहता नहीं, इसीलिए मुझे कहीं दूर, सबसे बहुत दूर चले जाना चाहिए। यह सोचकर वह बच्चा वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते वह एक जंगल में पहुँचा। वहाँ कुछ जंगली बतखें रहती थी। वहाँ भी उसे किसी ने नहीं बुलाया। इतने में उसने एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनी। वह किसी शिकारी कुत्ते की आवाज़ थी। किसी शिकारी ने 3-4 बतखों पर गोली चलाई थी, इसीलिए वे सब जमीन पर तड़प रही थी। उसने सोचा, बाप रे, यहाँ तो जान का बहुत खतरा मालूम पड़ता है। मैं बतख जैसा दिखाई नहीं देता, शायद इसलिए बच गया हूँ। इसी समय एक कुत्ता झाड़ियों से निकला और दौड़ता हुआ उस बच्चे की तरफ आया। कुत्ते की काली काली आंखों को नुकीले दांत देखकर वह तेजी से भागने लगा। कुत्ते ने भी उसका पीछा किया, पर ये क्या, उसने तो उसका कोई नुकसान नहीं किया और उसको देखते ही वापस हो लिया। वह बड़बड़ाया, हे भगवान, तेरा बहुत बहुत आभार। तुमने मुझे ऐसा क्रूप बनाया, इसलिए आज मैं शायद बच गया। अब यहाँ रहने में मेरी खैर नहीं है। यह सोचकर वह आगे बढ़ गया। चलते चलते एक छोटे से मकान की तरफ पहुंचा। उस मकान के एक कोने में चुपचाप बैठ गया। मकान में से कुछ बच्चे और एक आदमी बाहर आया। उसने उस बच्चे को उठा लिया और कहा, अरे बतख का बच्चा, हम कितने खुशनसीब हैं। यह बतख का बच्चा हमारे घर आया है, इसलिए हम इसके अंडे खाएंगे। वह आदमी उस बतख को सहलाने लगा और अपने घर की तरफ ले गया और उसे पालने लगा। लेकिन यह बतख तो अंडे देती ही नहीं थी, इसलिए उस आदमी को उस बतख से नफरत होने लगी। मौका पाते ही बतख का बच्चा भी वहाँ से भाग निकला। पानी में तैरता वह बहुत दूर निकल गया। एक दिन पानी में तैरते तैरते उसने आकाश की ओर देखा। बड़े बड़े सुंदर पक्षियों का एक झुंड उड़ रहा था। उसे ये पक्षी बहुत सुंदर दिखाई दिए। उसने कहा, पहले तो मैंने ऐसे कभी जगमगाते सफेद पक्षी नहीं देखे थे। यह कौन हो सकते हैं? वह सफेद हंस थे। जोर जोर से विचित्र आवाज करते हुए उड़ते उड़ते दूर चले गए। बतख का बच्चा फिर अकेला सा रह गया। बसंत ऋतु आई। अब तो वह बतख का बच्चा कुछ बड़ा भी हो गया था। उसमें काफी शक्ति भी थी। एक दिन उसने अपने पंखों को फैलाकर हवा में उड़ने की कोशिश की। उड़ते उड़ते तो वह बहुत दूर उड़ने लगा। अचानक उसके पंखों में रफ्तार आ गई और वह आकाश में उड़ने लगा। उसे बहुत अच्छा लगा कि मैं तो उड़ने लगा। उसे बहुत मज़ा भी आ रहा था और वह काफ़ी देर तक उड़ता रहा। आकाश में उड़ते उड़ते उसने नीचे नज़र डाली। नीचे एक बगीचा था। बगीचे में एक तालाब था। वे सफ़ेद सुंदर पक्षी भी उसे उस तालाब में तैरते हुए नजर आए। वह नीचे उतर आया। लंबी गर्दन और सफ़ेद चोंच वाले वे पक्षी तैरते तैरते उसके पास आ गए। उन्हें देखकर बतख के बच्चे ने कहा, हे खूबसूरत पक्षियों, सभी प्राणी मुझसे नफरत करते हैं। मैं बतख का क्रूप बच्चा हूँ, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता।
यदि तुम मुझे मार भी डालोगे तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। हंस खिलखिलाकर हंसे और बोले, अरे बच्चे, तुझसे किसने कहा कि तू कुरूप है? तू बतख का बच्चा नहीं है, तू तो हमारे जैसा एक हंस है। तू भी हमारे जैसा सुंदर है। जरा पानी में अपना रूप देख। बतख का बच्चा अब हंस बन चुका था। उसने तालाब के पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। जैसे ही उसने अपने आप को पानी में देखा तो वह तो खुशी से पागल हो गया और बहुत खुश होने लगा। सचमुच मैं तो तुम्हारे जैसा दिखता हूँ। वास्तव में मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। मैं तो बहुत छोटा था, अब तो मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ। यह सोचकर वह हंस का बच्चा बहुत खुश हुआ। उसे लगा अब मैं इन सबके जैसा ही हूँ, और उसके मन में से सारा भेदभाव निकल गया और वह फिर उसी तालाब में बहुत खुशी खुशी से रहने लगा। देखा बच्चों, जब हमारे मन में कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं जो हमें कोई कार्य नहीं करने देते, लेकिन हमें अपने मन में अच्छे विचारों को रखना है जिससे हम सब कुछ अच्छा अच्छा कर सकें।